Good morning, student. Myself, Mrs. Babita of SS Department from JPS Academy. Today we are going to start a new chapter, chapter 2 of history, the establishment of British Empire in India. कि कैसे इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ, स्थापित हुआ। क्योंकि सबको पता है जो ब्रिटिश हैं कैसे इंडिया के अंदर एंटर किया था एक ट्रेडर के रूप में, और किस तरह से क्या प्रोसेस हुई, क्या उन्होंने पॉलिसी यूज़ की कि वो ब्रिटिश जो है इंडिया के अंदर अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल हो गए। इन 18th सेंचुरी 18वीं सदी में यूरोपियन ट्रेड हैड बिकम वेरी इम्पोर्टेंट। यूरोपियन जितनी भी कंट्री थी यूरोपियन की, उनके लिए जो व्यापार था वो सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। मैनी स्कॉलर्स एंड किंग शोड टू इंक्रीज देयर वेल्थ। बहुत सारे कई राजा और जो विद्वान थे वो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए विच रिफ्लेक्ट देयर नेशनल पावर एंड इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड। देखो, बहुत सारे जो स्कॉलर पर्सन थे या जो राजा थे, जो व्यापारी थे, वो अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए और अपने नेशन की पावर को रिफ्लेक्ट शो करने के लिए और वर्ल्ड में अपना प्रभाव दर्शाने के लिए, यानी वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि हम भी वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। हम इन जैसे ब्रिटिश हैं, अमेरिका हैं, आजकल पावरफुल सकते हैं, ये सब क्यों बिजनेस के थ्रू ही तो शो करती हैं कि हम कितने पावरफुल हैं। और उनकी जो वो जब अपनी पावर को शो करते हैं तो उनसे पूरे वर्ल्ड में उनका इकोनॉमिक लगा लें, पॉलिटिकल लगा लें, तो वो इन्फ्लुएंस बढ़ता है, प्रभाव बढ़ता इंक्रीज होता है। न्यू ट्रेड रूट had already been discovered during the voyage in the 15th century। सबको पता है कि 1498 में वास्को डी गामा, जो कि एक पोर्तुगीज़ ट्रैवलर थे, वो उन्होंने डिस्कवर कर दिया था, इंडिया को खोज लिया था। किसके रास्ते से वॉयेज यात्रा होती है, समुद्री यात्रा के, मतलब समुद्री के रास्ते से जो यूरोपियन कंट्री हैं उनको रास्ता पता चल गया था कि इंडिया, वर्ल्ड में इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ पर है। मर्केंटाइलिज्म एज अ थ्योरी। मर्केंटाइलिज्म यानी कि व्यापारिक, कॉमर्शियल, जो व्यापारिक ट्रेड के थ्रू एक थ्योरी था। सजेस्टेड दैट द गवर्नमेंट प्लेड अ ग्रेटर रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द कॉलोनीज। जैसे इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपने अंडर कंट्रोल कर लेता है तो वो जो कंट्री कंट्रोल में होती है, ठीक है, जो मान लो पावरफुल कंट्री है, एक वीक कंट्री को अपने अंडर कंट्रोल कर लेता है तो वो उसकी कॉलोनी बन जाता है। तो यहाँ मीनिंग होता है कॉलोनी का उपनिवेशवाद, किसी दूसरी कंट्री के रिसोर्सेज को अपने अंडर कंट्रोल, अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना। तो ये एक गवर्नमेंट एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती थी किसी भी कॉलोनी की मतलब इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में। मर्केंटाइलिज्म इन अ शॉर्ट केम टू बी एसोसिएटेड विद बिल्डिंग एम्पायर्स इन द कॉलोनीज़। जो व्यवसायीकरण था, जो बिजनेस था, व्यापार था, वो उसके थ्रू ही आए थे। और जो अपनी कॉलोनी बना लिया, उस एरिया को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया और वहाँ पर क्या कर दिया, अपना एम्पायर, अपना साम्राज्य बनाना स्टार्ट कर दिया। इट वॉज़ कंसिडर्ड, इसी को ही हम क्या मानते हैं, इसी को एमरजेंस ऑफ इम्पीरियलिज्म, इसी ने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। साम्राज्यवाद क्या होता है, किसी कंट्री के एरिया पर भी आपका कंट्रोल हो जाता है, यानी लैंड के ऊपर। इट वॉज़ इन दिस परस्यूट, यह क्या था, क्या लक्ष्य था, क्या पीछा, किसका अनुसरण किया। दैट इवन स्मॉल कंट्रीज़, जो यूरोप की छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, लाइक पोर्तुगल, कैरिड आउट वॉयेज ऑफ डिस्कवरी टू सिक्योर रॉ मटेरियल। तो ऐसी कंट्रीज़ उन कंट्रीज़ को खोजने लगी जहाँ से उनको अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए, उद्योगों के लिए, जो उनके घरेलू उद्योग हैं उनके लिए रॉ मटेरियल उनको प्रोवाइड हो सके।
लेटर अदर यूरोपियन नेशन, इसके बाद पहले एक छोटी सी कंट्री आई इन यूरोपियन की, पोर्तुगीज, ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, उसने ही डिस्कवर किया था इंडिया को, ईस्ट की कंट्रीज़ को, कि ईस्ट में भी आगे जो ये आपका सी है, ओशियन है, उससे आगे भी कोई कंट्री है। ठीक है, तो बाद में कौन सी यूरोपियन कंट्रीज़ आई? स्पेन आया, डच आया, फ्रांस आए, जर्मनी आई, ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस क्विस्ट। इन सभी ने इसमें जो ये प्रतिस्पर्धा चल रही थी, जो व्यापार, जो बिजनेस करने के लिए आ रहे थे, ये सभी भी इंडिया में बिजनेस करने के लिए आए, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए और रॉ मटेरियल अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करवाने के लिए इन्होंने जो ईस्ट के कंट्रीज़ हैं उनको सर्च करना स्टार्ट कर दिया। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन कंट्रीज़ ऑफ एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट में इन्होंने आना स्टार्ट किया, यूरोपियन के जो कंट्रीज़ थी। और द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ, स्थापित हुआ इन कंट्रीज़ ऑफ एशिया, एशिया की काफ़ी कंट्रीज़ के ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। रिजल्टेड प्राइमरली फ्रॉम ट्रेडिंग एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी। स्टार्टिंग में ये क्या प्राइमरली क्या होता है? स्टार्टिंग में ये कैसे आए थे? ट्रेडिंग, व्यापार के लिए, कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए, जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं, जो मतलब बिजनेस से रिलेटेड ही एक्टिविटीज़ के लिए इन्होंने इंडिया के अंदर एंटर किया था। नेक्स्ट आ जाता है कमिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में आई? द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी obtained a charter from क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इन 1600। 1600 में ब्रिटेन, देखो पहले ब्रिटेन में काफ़ी और भी कंपनी थी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं, जो एशिया की कंट्रीज़ हैं, वहाँ व्यापार करने के लिए एलिजाबेथ फर्स्ट से 1600 में एक चार्टर होता है, एक मतलब परमिशन लेटर की तरह होता है, व्यापार करने का अधिकार ले लिया। द चार्टर ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी द सोलो राइट टू ट्रेड विद ईस्ट। अब सोलो होता है एकाधिकार, किसको मिल गया? बाकी और भी कॉम्पिटिटर थे, लेकिन और कॉम्पिटिटर को उसने मतलब पिछाड़ कर मतलब पीछे छोड़ दिया और अपना सोलो राइट ले लिया। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये एक व्यापारिक कंपनी थी ब्रिटिश की, जिसको एकाधिकार मिल गया ईस्ट की कंट्रीज़ में व्यापार करने का। ड्यू टू दिस चार्टर नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप कुड कॉम्पेट विद इट इन द ईस्ट। अब कोई भी दूसरी कंपनी उनको कॉम्पेट नहीं कर सकती थी, यानी बिजनेस करने के लिए ईस्ट की कंट्रीज़ में बिजनेस करने के लिए नहीं जा सकती थी। सिर्फ किसको राइट मिला? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यहाँ पर उनके कॉम्पिटिटर क्या हो गए? ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटेन के अंदर कॉम्पिटिटर एक तरह से सभी एलिमिनेट हो गए, ख़त्म हो गए, बाहर निकल गए, उनके पास कोई कॉम्पिटिटर नहीं बचा। दिस चार्टर हेल्प द कंपनी टू बाय गुड्स। अब जो ये चार्टर है, इसने कंपनी की हेल्प की गुड टू बाय गुड्स, ये सामान खरीदने के लिए, एट अ चीप प्राइस, सस्ते रेट पर, एंड सेल देम एट हायर प्राइस इन यूरोप। और यूरोप में वो मतलब ईस्ट से वो सस्ते रेट में खरीदते और यूरोप कंट्रीज़ में जाकर उनको हायर प्राइस पर सेल कर देते थे, बेच देते थे। ठीक है, कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इट ऑल्सो मीन्ट, इसका क्या अर्थ था? द अदर ट्रेडिंग ग्रुप ऑफ इंग्लैंड वर एलिमिनेटेड। कोई दूसरा इंग्लैंड से तो कोई कंपनी इंडिया में या ईस्ट में व्यापार करने के लिए नहीं आ सकती थी, क्योंकि सिर्फ राइट किसको मिला था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को। एंड देयर वाज नो कॉम्पिटिटर। अब उसका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं बचा। ठीक है, जो उसका मतलब सामना, मतलब कॉम्पिटिटर क्या होता है? प्रतिद्वंदी, जो आपके साथ खड़ा हो बिजनेस में, ऐसा कोई भी नहीं था ब्रिटेन। लेकिन टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया का कंपनी के साथ उसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन। अब यहाँ क्या था कि ब्रिटेन में तो उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, लेकिन काफ़ी अदर कंट्रीज़ की तो कंपनियाँ आई थी ना, जैसे फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। ठीक है, स्पेन ने अपनी कंपनी एस्टेब्लिश कर ली, एक व्यापारिक संगठन को भेज दिया।
ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग कंपनी क्या करने आई थी, इंडिया में बिजनेस करने के लिए आई हुई थी। दे कुड बाय चीप एंड सेल हाई, वो भी क्या करती, सस्ते में खरीदती और महंगे में सेल करती। हाउ एवर द रॉयल चार्टर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन कंट्रीज इन एंटरिंग द मार्केट ऑफ ईस्ट। अब जो रॉयल चार्टर था वो तो सिर्फ ब्रिटेन की कंपनी को रोक सकता था इंडिया में आने के लिए, लेकिन दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्होंने भी ईस्ट के जो कंट्रीज़ थी वो उसकी मार्केट में भी अपनी मतलब उन देशों में बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि भी उनकी भी एंट्रिंग, उनका भी शुरुआत इन जो ईस्ट की कंट्रीज़ थी उनमें बिजनेस की हो चुकी थी। बाय द टाइम द इंग्लिश क्रॉस द इंडियन ओशियन, टाइम के कुछ समय के बाद जो इंग्लिश थे उन्होंने क्रॉस किया इंडियन ओशियन को। द पोर्तुगीज हैड ऑलरेडी एस्टेब्लिश देयर प्रेजेंस, यानी इंडिया में उन्होंने एंटर कर लिया, लेकिन उनसे पहले ऑलरेडी कौन आ चुके थे, पोर्तुगीज़। कहाँ आए थे, गोवा में सबसे पहले। दे एंटर्ड इंडिया थ्रू